हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी और टेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट सेकंड, यानी कि यूनिट 9 से लेकर 19 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो बच्चे पार्ट 1 देखकर आए हैं वो इस वीडियो को देख लो, वरना पहले आप जाके पार्ट 1 देख लो फिर इस वीडियो को देख लेना। और तीनों पार्ट ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमने पिछले 6 साल के पेपर को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है, हर एक क्वेश्चन को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐड कर दिया है। और यूनिट 1 से लेके 8 तक हमने पार्ट 1 में कवर किया था। आज हम करेंगे पिछले 6 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 3 में आएगा यूनिट 20 से 27। तो तीनों ही वीडियो ज़रूरी हैं, तीनों ही वीडियो देखना, पार्ट 1, 2, 3, और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, तो फिर आप पेन पेपर लेके बैठ जाया करो और जो मैं बोलती हूँ आप उन पॉइंट्स को लिख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं, राइट अ नोट ऑन जॉन ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, यानी कि जॉन ऑस्टिन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। सोवरेनिटी क्या होता है? संप्रभुता होता है, यानी कि एक स्टेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, एक स्टेट अपने हिसाब से अपने देश को चला सकता है, ठीक है। जॉन ऑस्टिन वॉज अ ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर नोन फॉर हिज वर्क ऑन लीगल पॉजिटिविज्म। जॉन ऑस्टिन एक ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर हैं जो कि जाने जाते हैं उनके वर्क, उनके काम लीगल पॉजिटिविज्म के लिए। देखो, मैं थोड़ा आपको ना ऊपर ऊपर से आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो सोवरेनिटी है, यानी कि संप्रभुता है, यानी कि आपका जो स्टेट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई और सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, वो अपने हिसाब से कानून बना रहा है, देश को चला रहा है। तो यहाँ पे जो जॉन ऑस्टिन है ना, इन्होंने अपने सोवरेन को, अब सोवरेन यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक किंग, एक लीडर, एक ग्रुप, एक गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी। तो इन्होंने कहा है कि इनके सोवरेन से ऊपर कोई है ही नहीं, हमें बस उसको आंख बंद करके फॉलो करना है, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं है, उसको किसी को नहीं फॉलो करना है ना। तो लिमिटलेस एक किंग कह सकते हो, वो है कौन? जॉन ऑस्टिन का सोवरेन। अब इसको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं, सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो संप्रभुता है वो एक हाईएस्ट पावर है हमारी कंट्री के अंदर, जो हमारे लिए कानून बनाती है और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। सेकंड, सोवरेन। अब जो सोवरेन है वो कोई हो सकता है लॉ मेकर, जैसे इंडिया के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, तो ये कुछ बहुत ही हाई पोजीशंस हैं, राइट। तो ऐसे यहाँ पे जो सोवरेन है वो लॉ मेकर है। यहाँ पे सोवरेन कोई पर्सन भी हो सकता है जैसे किंग, और कोई ग्रुप भी हो सकता है जैसे पार्लियामेंट, जो कि हमारे लिए क्या करता है? हु मेक्स द लॉज फॉर एवरीवन एल्स। नेक्स्ट है, पीपल मस्ट ओबे द सोवरेन। हमारा काम क्या है? आंख बंद करके जो भी सोवरेन ने लॉ बनाया है, वो एक कमांड है, उसको फॉलो करना है। द सोवरेन गिव्स कमांड्स, लॉज एंड द पीपल मस्ट ओबे देम। द सोवरेन डज नॉट नीड टू ओबे एनीवन एल्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने लॉ बना दिया, हमें आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, बट जो लॉ मेकर हैं वो किसी को फॉलो नहीं करेंगे, वो एकदम ऐसे लिमिटलेस अथॉरिटी है ना। नो लिमिट ऑन सॉवरेन्स पावर। जो सॉवरेन है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, उनके पावर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई लिमिट, कुछ भी नहीं है, लिमिटलेस है। द सॉवरेन्स पावर इज अनलिमिटेड एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय लॉ। आप लॉ की हेल्प से भी सॉवरेन की पावर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता है कि ये एक सॉवरेन है, ये एक डिक्टेटर की क्वालिटीज़ है ना, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, जो कुछ भी कहे हमें सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करना है। नेक्स्ट है, लॉ इज़ अ कमांड। ऑस्टिन कहते हैं कि लॉज सिर्फ कमांड्स होते हैं, वो कमांड्स जो कि हमें हमारे सोवरेन से मिलते हैं, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो बैक्ड बाय थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट भी मिलती है। यानी कि हमारे सोवरेन ने यहाँ पे लॉ बनाया है, हमें कमांड दी है, तो हमें उसको फॉलो करना है। हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है और लास्ट है, लीगल पॉजिटिविज्म। He believed that law should be studied as they are written and enforced, not as they should be morally right and wrong. अब जो भी लॉ बना दिया, जो भी कमांड सॉवरेन ने दे दी, आप ये नहीं देखोगे मॉरली राइट है, गलत है, एथिकली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं। जैसा जो लिखा गया है उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद स्टेट। ठीक है, देखो सिविल सोसाइटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि एनजीओ, कम्युनिटी ग्रुप्स, चैरिटीज, क्लब्स, यूनियंस और रिलीजियस ग्रुप। ऐसे समाज के ग्रुप जिसमें जो वॉलंटियर्स हैं, समाज के ही लोग हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इन ग्रुप्स को बनाते हैं, इनका हिस्सा बनते हैं, और ऐसे इश्यूज जिनको जो सरकार है वो इग्नोर कर देती है, ये जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये उन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, कभी सरकार के साथ मिलके काम कर लेते हैं, वरना तो मेनली सरकार के खिलाफ ही काम करते हैं, है ना, क्वेश्चन वगैरह करने का उनको। So civil society refers to organization and groups that are independent from the government like NGO, community group, charity, club, union, religious group। अब पहला है प्रमोट्स डेमोक्रेसी। सिविल सोसाइटी का काम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना कि भाई डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनो, जिससे कि आप लीडर्स को अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह ठहरा सको। अब आपको एक चीज़ पता है, डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। यानी कि अगर आप देखो कोई भी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे वो आपका ओलिगार्की है या फिर ऑक्लोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी है ना, डिक्टेटरशिप है, न्यूक्रेसी है, पेनार्की है, ये सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। हमारे कोर्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लो, ये कुछ मैंने पढ़ ली थी तो बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन किसी के भी अंदर कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। बट डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिव है, वो अकाउंटेबल है, क्योंकि हमने बनाया है ना, लोकतंत्र है, हमने बनाई है सरकार, तो वो हमारे प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। ठीक है, बट उनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, मैं या आप? नहीं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो एनजीओज होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, ये सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स राइट। सिविल सोसाइटी का काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिलवाना और सोशल जस्टिस इंश्योर करना। अब कहोगे ये काम तो सरकार का है, अगर सरकार ढंग से काम कर ही ले तो फिर ये ग्रुप्स इतने बने क्यों, इतनी चैरिटी और एनजीओ की ज़रूरत ही ना पड़े। बट ये है क्योंकि सरकार अपना काम कहीं ना कहीं ढंग से नहीं करती है। प्रोवाइड सर्विस, यानी कि सिविल सोसाइटी का काम है हेल्प करना हमें एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, और ड्यूरिंग डिज़ास्टर। हमने देखा होगा डिज़ास्टर के टाइम पे जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ पैसे वैसे देते हैं, कुछ सामान देते हैं। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में रिसेंट में जो फ्लड आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो भी ये पंजाबी सिंगर्स थे, है ना, इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जिन्होंने क्या करा था, किसी ने खाना दिया है, किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने अच्छा खासा फंड दिया है ना, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो सरकार ने तो नहीं दी, इन लोगों ने खुद से दी हैं, है ना। कुछ एनजीओज वगैरह थे, कुछ रिलीजियस ग्रुप थे, वहाँ से जो है चीज़ें आई हैं लोगों के पास। अगला काम है इनका रेजेस अवेयरनेस, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं ये समाज को अवेयर करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए, है ना। सरकार का काम है कि जो सरकार है वो डेवलपमेंट कर रही है, उसको लाखों पेड़ काटने हैं, हम या आप जाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। बट अगर कोई एनजीओ या ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो कि एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है, जब वो आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ हम लोग भी सब जुड़ जाएंगे, है ना। तो सरकार को हो सकता है कि सरकार बात मान ले, उसको बात माननी पड़े क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लास्ट है बिल्ड्स कम्युनिटी, यानी सिविल सोसाइटी लोगों को एक साथ लेके आती है और सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करती है। अब सिविल सोसाइटी का स्टेट के साथ क्या रिश्ता है? पहला, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि सिविल सोसाइटी देखती रहती है कि जो स्टेट है वो अपना काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, और अपनी पावर का अब्यूज़ तो नहीं कर रही है, यानी मिसयूज़ तो नहीं कर रही है अपनी पावर का, है ना। दूसरा, कॉपरेशन। कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो स्टेट के साथ मिलकर काम करती है पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोविड के टाइम पर सरकार ने जो भी डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो फ्री की दवाइयाँ थी, ठीक है, कोविड फाइटर्स के लिए, उन सबके लिए भिजवा दी। जो भी लोग कोविड से फाइट कर रहे थे उन सभी के लिए, सर्वाइवर्स के लिए, जो सरकार है उसने डिस्पेंसरी में दवाइयाँ भिजवा दी। लेकिन अब घर से तो कोई निकल नहीं सकता, लॉकडाउन था, तो डिस्पेंसरी से वो दवाई लोगों के घर तक कैसे जाएगी? तो यहाँ पे जो चैरिटी ग्रुप्स थे, ये जो एनजीओज थे, इन लोगों ने क्या काम किया, वॉलंटियर किया और जाके डिस्पेंसरी से दवाइयाँ ली और मास्क वगैरह पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के लोगों के घर तक वो दवाइयाँ पहुँचाएं। बाकी आंगनबाड़ी वगैरह ने किया था, है ना। तो ये कभी कभी सरकार के साथ मिलकर भी काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड प्रेशर। सिविल ग्रुप्स का काम है प्रोटेस्ट करना और कैंपेन चलाना। अगर सरकार कुछ भी ऐसा काम कर रही है कि वो लोगों की ज़रूरतों को इग्नोर कर रही है, फिर लोगों के खिलाफ कोई काम कर रही है, तो वहाँ पे ये एनजीओ एक्टिव हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिविल सोसाइटी ऐसे लोगों की आवाज़ है जो कि वॉइसलेस है, यानी कि वो लोग जो अपने मुद्दे खुद नहीं उठा सकते, वो जानवर, वो पेड़ पौधे, वो हमारा एनवायरनमेंट, वो नदियाँ जो अपने लिए खुद नहीं बोल सकती,
समाज का ऐसा वर्ग, ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि अपने लिए खुद नहीं बोल सकता, उनके लिए ये सिविल सोसाइटी आवाज़ उठाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये MPS 1, 2, 3 और आई गेस 4 में भी, या शायद 1, 2, 3 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। बहुत ईजी है, हम सब जानते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, है ना, सच। आग्रह का मतलब होता है आग्रह करना, बोलते हैं ना, प्रभु हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, यानी कि हम हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सत्याग्रह एक पीसफुल रिक्वेस्ट करने का तरीका है जहाँ पे आप नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा का इस्तेमाल करते हो, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते हो। किसका कंसेप्ट है ये? महात्मा गांधी का कंसेप्ट है। गांधी यूज सत्याग्रह इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड आल्सो ड्यूरिंग हिज प्रीवियस स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, वहाँ पे गांधी जी ने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, इट अपहोल्ड्स द बिलीफ दैट if the cause is true and the fight is against injustice, then there is no need for physical force or coercion against the oppressor. यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आपका जो मकसद है वो सत्य हासिल करना है, वो सच है, अगर आप अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई लड़ते हो तो फिर आपको वायलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठ के भी आप बोल सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह वॉज यूनिक वेपन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह को अपना हथियार बना लो, ये आपका यूनिक वेपन है जिसमें आप बिना वायलेंस के, बिना किसी प्रॉपर्टी, किसी ह्यूमन लाइफ या किसी को भी नुकसान पहुंचाए अपनी बात मनवा सकते हो। ठीक है, गांधी जी के लिए अहिंसा, नॉन वायलेंस और ट्रुथ इनसेपरेबल है, यानी कि आप सत्य को और अहिंसा को सेपरेट नहीं कर सकते। वो कहते हैं अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रुथ इज द एंड। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया आपको पता है? क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो मीन्स और एंड का कंसेप्ट है ना, ये क्या है। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जो भी एग्जाम्पल सही लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आप किसी साधु संत से पूछो जो एक्चुअल में साधु संत है ना, या फिर कोई स्पिरिचुअल बहुत रिलीजियस पर्सन है, उनसे आप पूछो कि जिंदगी का एंड क्या है, लाइफ का एंड गोल क्या है, वो कहेंगे प्रभु को पाना, है ना, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। और मीन्स क्या है? वो कहेंगे मीन्स एक जर्नी है। तो अगर एंड गोल प्रभु को पाना है तो जो मीन्स है, जो जर्नी है, वो भी आपको प्रभु का नाम जपने में, काइंडनेस में, पीसफुल यानी कि एक वो ना दया भाव रखने में, शांति रखने में, किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई हेट, कोई कुछ ना हो, है ना, आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, हंस रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो, कोई लालच लोभ कुछ नहीं है। तो मीन्स एक जर्नी है, अगर आप इस जर्नी को अपनाओगे तो आप ट्रुथ तक पहुंच पाओगे, अब वो आप एंड गोल तक पहुंच पाओगे, भगवान तक पहुंच पाओगे। बुरे कर्म करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। ये था पहला एग्जाम्पल। जिसको ये अच्छा ना लगा वो सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, एंड गोल है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, मीन्स है आपका वो पूरी जर्नी जिसमें आपने पढ़ाई की है। अगर आपने जर्नी में, मीन्स में अच्छी पढ़ाई करी है तो एंड गोल अच्छा ही आएगा, बट अगर आपने मीन्स में अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो आपका एंड गोल भी अच्छा नहीं होगा। ये था सेकेंड एग्जाम्पल। अब गांधी जी का यहाँ पे मतलब है, एंड गोल है सरकार से अपनी बात मनवाना। कौन सी सरकार? अंग्रेजों की सरकार। तो मीन्स अहिंसा का चुनेंगे, क्योंकि अगर वॉयलेंस का रास्ता चुनेंगे तो वो उल्टा पुलिस और आर्मी को भेज के हम सबको और ज़्यादा फिर वॉयलेंस क्रिएट होगी, है ना, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट की सब क्राइसिस वगैरह हो जाएगा। सो आपको अहिंसा का रास्ता चुनना है, जिससे कि वो भी गए कि अच्छा कितने भले लोग हैं, शांति से बैठे हैं कि जहाँ से चले जाओ, हमें आज़ाद कर दो, तो हम इनको आज़ाद कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत रिलेटेबल और बहुत ईजी एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड मूवमेंट सत्याग्रह। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में और इंडिया में जो भी अपने ये स्पेशली इंडिया में सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब किया है, उन सब में उनको जीत हासिल हुई है। गांधी जी ने खुद सपोर्ट किया है और फॉलो किया है इस नॉन वायलेंस के रास्ते को, नॉन वायलेंस के पाथ को, पीसफुल मूवमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है, अब देखो गांधी जी जो थे ना, उनका मानना था कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा है, तो किसी एक को लेने से अच्छा आप उन धर्मों की अच्छाई ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कॉजेज एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। देखो, पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ सोशल टेंशन, यानी कि जब सरकार आपको न्याय ना दे पाए, जब सरकार आपकी जो बेसिक नीड्स उसको फुलफिल ना कर पाए, जब सरकार अपने जनता को खुश ना कर पाए, तो क्या होता है, फिर आपको वायलेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार का ही तो काम है जनता के लिए काम करना, वही नहीं करेगी तो वायलेंस तो होगा, है ना। सो Political violence is a result of social tensions which develop due to different reasons.
Normally, political violence is directed against the state because the state is considered the chief source of injustice and repression. क्योंकि जो स्टेट है वही इतना इंजस्टिस कर रहा है, वही न्याय नहीं दे रहा है, तो सरकार के खिलाफ जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो हमें अधिकतर देखने को मिलता है. एज अ रिजल्ट, यानी कि जब सरकार अपना काम ढंग से नहीं करती है तो जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस है, अलग अलग वर्ग है, वो वायलेंस का रास्ता चुनते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब है कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस. कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस क्या है? एक तो जनरल कॉज हो सकता है कि भाई सरकार बहुत ज़्यादा करप्शन कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कुछ बुरा कर रही है. सेकेंड है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि जब आप आज़ाद होना चाहते हो, जब आप चाहते हो कि आपको कोई और कंट्रोल ना करे, आप खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल करो या जो भी चीज़ें हैं. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फिर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, यानी कि काफ़ी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो तो पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है. या फिर अगर मान लो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करें, जैसे पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करता है कि कश्मीर के थ्रू या फिर कुछ और स्टेट्स हैं उनके थ्रू क्या कर सके, यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस कर सके. बट आजकल जो लोग हैं वो हो रहे हैं काफ़ी हद तक समझदार. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस. अब हाँ, एक चीज़ और, अब क्योंकि मैंने कश्मीर का नाम ले दिया तो मैंने कोई पाप नहीं किया है. ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ. एक बार मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया था तो एक बच्चे ने बहुत लंबा चौड़ा इससे लिख दिया था कि मैम बिहार ही क्यों. मैंने फंडामेंटलिज्म पढ़ाया तो उसमें बच्चों ने बोला मैम मुस्लिम ही क्यों, मैम हिंदू ही क्यों, कश्मीर ही क्यों. तो भाई देखो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो. मैं एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ और मैंने आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है जिसमें किसी को हर्ट हो या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो. ठीक है, क्योंकि सब एक ही पार्ट है, राइट, हम सब इंडिया का ही पार्ट है. ओके, सो नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, यानी कि बहुत सारे तरीके की पॉलिटिकल वायलेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं. पहला सरकार के खिलाफ, दूसरा टेररिज्म, जैसे कि इंडिया. दो तरीके के टेररिज्म होते हैं, इंटरनेशनल टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना. MPS 2 में हम पढ़ेंगे ये. तो इंडिया विक्टिम है किसका? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का. ठीक है, तो ये भी पॉलिटिकल वायलेंस है. मिलिट्री रिवॉल्ट्स, टेक ओवर्स और वॉर, ये सब तरीके हैं किसके, फॉर्म्स हैं पॉलिटिकल वायलेंस के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ पावर. इंटरेस्टिंग है. अब जो बच्चे पार्ट 1 देख के आए उन्हें पता है, जो नहीं देख के आए उन्हें मैं बता देती हूँ. फिर पार्ट 1 देख लेना या फिर पहले पार्ट 1 देख लो. जहाँ पे भी कार्ल मार्क्स का नाम देख लो, मार्क्सिज्म देख लो, सोशलिज्म देख लो, वहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे बात हो रही है रिच और पुअर की. इन शॉर्ट में बता देती हूँ, हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोसाइटी बटी हुई है किसकी वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. यानी हमारी सोसाइटी के अंदर जो पैसा है, जो पावर है, वो रिच लोगों के पास है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो यहाँ पे ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि भाई देखो, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के अंदर जो रिच क्लास है, यानी एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखो एक चीज़ देखो कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, एक शू फैक्ट्री है, वहाँ वो क्या है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना. उसका जो मालिक है वो ओनर है, वो रिच है, वो हैव्स में आएगा, वो अमीर है, वो डोमिनेंट है. अब उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तो वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के लिए जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, वर्कर्स कौन है, लेबर कौन है, पुअर कौन है, हैव नॉट, जिनके पास नहीं है, जो कि वीक सेक्शन है. तो वहाँ पे वो मालिक अपने फ़ायदे के लिए उन लेबर से एक्स्ट्रा मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स रखेगा उनके. ठीक है, लॉन्ग आवर्स तक, लंबे समय तक उनसे काम कराएगा, प्रॉपर वेजेस भी नहीं देगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन भी नहीं होगी और प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलेंगे, एब्यूसिव लैंग्वेज का भी यूज़ करेगा. तो कुल मिला के एक अमीर इंसान अपने फ़ायदे के लिए गरीब इंसान को एक्सप्लॉइट कर रहा है. ये होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिज्म पूंजीवाद के अंदर. कार्ल मार्क्स चाहते हैं कि आप इस कैपिटलिज्म को उठा के फेंक दो और सोशलिज्म लेके आओ जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, जहाँ पे अमीर गरीब का गैप ही नहीं होगा. ठीक है, सो मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर की बात करें, फॉर मार्क्स द सोर्स ऑफ पावर इन द सोसाइटी लाइज इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी हमारे समाज के अंदर जो पावर है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जो अमीर है वो पावरफुल है. द बेसिस ऑफ डोमिनेंस और पावर इज द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उस फैक्ट्री को ओन कर रहा है उसका मालिक, तो ऑब्वियसली बात है वही पावरफुल हुआ. द रूलिंग क्लास, दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यूजेस पावर टू एक्सप्लॉइट एंड ऑपरेस द सब्जेक्ट क्लास. यानी कि जो रूलिंग क्लास है, जो अमीर हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं किसका, लेबर और वर्कर्स का. ठीक है, मार्क्स ऑल्सो प्रपोज द क्लास थ्योरी ऑफ पावर दैट देयर आर 2 क्लास इन ईच सोसाइटी. मार्क्स कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर 2 तरीके की क्लासेस हैं, वर्ग हैं. एक है रिच क्लास, जिनको हैव्स बोलते हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे ही बिल्कुल दूसरी तरफ या बॉटम में है पुअर क्लास, जो कि हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है.
तो नीचे मैंने कुछ ऐसे ही फ्लो चार्ट के उससे बनाया हुआ है, आप इसको एग्जाम में बना के आ सकते हो, ये बहुत अच्छे नंबर आपको दिलवाएगा। हैव्स का मतलब है रिच क्लास, डोमिनेंट क्लास हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हैव नॉट्स का मतलब है पुअर क्लास, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु इज ऑप्रेस्ड बाय द अपर क्लास। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका ऑपोजिट है नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर। अब जो कार्ल मार्क्स ने तो बोल दिया कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर सारी अमीरों को दे रखी है तो गरीबों को वो एक्सप्लॉइट करेंगे, इसका मतलब पावर है। बट नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर में ये लोग बोलते हैं, जो भी हम थिंकर्स पढ़ने वाले हैं इनके अलग अलग थॉट्स हैं। जो बेसिक थॉट है, अगर ग्रीक डेज की बात करें तो एरिस्टोटल का मानना ये था, एरिस्टोटल ठीक है हमारे बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर, उनका ये मानना था कि जो पावर है वो बायोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है ना, आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन जो है वो पावर को जस्टिफाई करता है, डिफाइन करता है। अब पढ़ते हैं जॉर्ज बोर्ड्यू क्या कहते हैं। जॉर्ज कहते हैं पावर और सोसाइटी एक साथ ही हुए हैं, दे वर बॉर्न टुगेदर। जॉन विलियम बोलते हैं कि पावर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें समाज से ही मिलती है। तीसरा हर्बर्ट साइमन जो कि बस बोलते हैं कि भाई पावर और इन्फ्लुएंस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जॉर्ज बोलते हैं कि जो पावर है उसको आप कंट्रोल से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। कंट्रोल बोलना तो ऐसे लगेगा ना कि अच्छा मैं तानाशाह हूँ जो कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन पावर अरे अथॉरिटी पावर है ना कि मेरे पास पावर है, मैं ये काम कर सकता हूँ। सो आप इसको थोड़ा रिप्लेस कर सकते हो। स्टेवन लुकास अपनी बुक पावर के अंदर लिखते हैं कि उनके हिसाब से पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जहाँ पे डिसीजन लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं, पॉलिसी बनाई जा रही है, वहाँ पे आपकी प्रेजेंस जो है वो पावर ही बताइए। अगर आपके पास पावर है तो ही आप उस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ में इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी, यानी पावर में इतनी एबिलिटी है कि वो जो भी पॉलिटिकल एजेंडा या लोगों के ऊपर लोगों के थॉट्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगर आप पावर है आपके पास, आप पावरफुल है, तो आप लोगों के थॉट्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म। इसके बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से आ सकता है, आगे देखते हैं एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, लिबरलिज्म एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी है आज के टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न दुनिया में लिबरलिज्म इज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से बन के सामने आया है, ठीक है, मिला है हमें। लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री यानी फ्रीडम, यानी लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है फ्रीडम। अब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि लिबरलिज्म के सपोर्टर चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर लाइफ के एस्पेक्ट में एकदम फ्री हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, जीरो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और वही जो ये लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे डिमांड करी थी कि भाई हमें इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एकदम फ्री रहना है, यही मिडिल क्लास आगे जाके बनती है आपकी कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, अब देखो जो उस टाइम पे लोग थे, एक टाइम पे ना जो सरकारी कर्मचारी थे, राइट, गवर्नमेंट वर्कर्स थे, तो उनकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ी, बट वो किसी के कंट्रोल में ही आज तक काम करते आ रहे हैं। बट वहीं पे जो बिजनेसमैन है उनका 19 बार बिजनेस मॉडल फेल हुआ, बट जब 20 बार वो उठा तो वो बिजनेस मॉडल कमाल कर गया, कुछ ऐसा। तो वो जो मिडिल क्लास थी वो फिर बाद में कैपिटलिस्ट क्लास बनी। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये बहुत ही डायनेमिक और फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है और ये समय के साथ साथ बदलता जा रहा है और कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, कुछ चीज़ें डिस्कार्ड होती जा रही हैं। सो इट इज़ वेरी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल कंसेप्ट, इट हैज़ बिन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, एडिंग समथिंग एंड डिस्कार्डिंग द अदर। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आप तो नहीं, मान लो कोई छोटा बच्चा है 8th 9th 10th का, ठीक है, तो लड़का है तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, उसको फ़ोन मिल जाए, वो अपने दोस्तों के साथ बाइक वाइक पे घूम जाए, घर वाले उसको बाइक स्कूटी दिला दें और उसे कोई काम ना करवाए, है ना। लड़कियों के लिए फ्रीडम क्या हो सकता है, अगेन कोई काम ना कराए, फ़ोन मिल जाए और दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ घूमने का, बैठने का, बात करने का मौका मिल जाए, है ना, या एक्स्ट्रा जो भी एक दो चीज़ें अपनी अपनी हैं। बट समय के साथ साथ जो इनकी फ्रीडम की डेफिनेशन है ना वो बदलती रहेगी और जब आप एक मैच्योरिटी के लेवल पे आओगे तो आपको समझ आएगा फ्रीडम का मतलब सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना, कोई काम ना करना और ऐसे फ्री रहना, मूवी देखना, सोते रहना, शॉपिंग करना, ये नहीं है। फ्रीडम बहुत तरीके की हो सकती है। आप इंडिपेंडेंट होते हो, इंडिपेंडेंट का मतलब यही नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले रहे हो। ठीक है, और भी देखो, मतलब हर किसी का अपना एक अलग कंसेप्ट है, तो समय के साथ चीज़ें ऐड होती रहती है और डिस्कार्ड होती रहती है, तो बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट है। ठीक है, रिजिड नहीं है। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के बहुत सारे नाम हैं। लिबरलिज्म से पूछ सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म बताओ, नेगेटिव लिबरलिज्म बताओ, इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म, लेजर फेयर लिबरलिज्म, फ्री मार्केट लिबरलिज्म
ओरिजिनल और इंटीग्रल लिबरलिज्म, अगर एग्जाम में कुछ भी आया हाल तो या तो लेजर फेयर आएगा या नेगेटिव या क्लासिकल या सिंपल लिबरलिज्म या इंडिविजुअलिस्टिक आएगा कि मैम सब तो गिनवा दिए, ठीक है। तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा, तो लिख लेना। सो दीज आर सम प्रोमिनेंट थिंकर्स। अब कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स भी हैं। लास्ट टाइम बच्चों ने बोला था कि मैम थिंकर्स के नाम दो, तो इस बार कोशिश चाहिए कि हर जगह थिंकर्स के नाम हैं। और भी आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चीज़ें ऐड करनी है या क्या करनी है, तो बता देना, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम सीनियर और थॉमस पेन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो लोग सपोर्ट करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडिया को। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर एक हायरार्की थी, यानी कि लोगों के हाथ में पावर नहीं थी। क्लासिकल लिबरलिज्म की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। एक चर्च की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है हु इज क्राइस्ट पॉप, राइट, हु इज क्राइस्ट पॉप, उनके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती थी। सबसे ऊपर कौन था? क्राइस्ट पॉप। उसके नीचे किंग हुआ करता था, किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स, उसके नीचे लैंडलॉर्ड्स, उसके नीचे पीजेंट्स। कुल मिला के आम लोगों की कोई जगह ही नहीं है ना, उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये जो हायरार्की यहाँ पे दिख रही है ना, इसी को स्ट्रगल के द्वारा तोड़ा गया। सो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ जिसमें इस हायरार्की को यानी चर्च की इस अथॉरिटी को तोड़ा गया और डिमांड उठी कि अब लोग फ्री होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिमांड उठी फ्री ट्रेड की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग इंटरेस्ट पे जो मनी है उसको दे सकते हैं किसी को या फिर मनी बोरो कर सकते हैं। टैक्सेस को हटाया गया जो कि एक बैरियर का काम कर रहे थे फ्री ट्रेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रिविलेजेस थी, जो भी प्रिविलेज आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स थे, उन सबको हटा दिया गया, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, जब ये हायरार्की तोड़ दी जाती है, डिमांड रखी जाती है फ्री ट्रेड की और टैक्सेस हटाने की, बैरियर्स हटाने की, तो क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है एक मॉडर्न पीरियड का। और वो मॉडर्न पीरियड शुरू होता है जहाँ पे इस प्रिविलेज अथॉरिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था। हम इसी अथॉरिटी की बात कर रहे थे कि इस वाली अथॉरिटी को तोड़ा गया, उसके बाद ही लोगों को क्या मिले, राइट्स मिलने शुरू हुए। सो लिबरलिज्म सेज दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लिबरलिज्म कहता है कि हर व्यक्ति के पास अधिकार है राइट टू लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का। अब ये जो हमने पढ़ा है ना, इसको नेगेटिव लिबर्टी क्यों बोलते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था ना, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रेंट्स है ही नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव लिबर्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो सारे अपने पावर, अब देख लो, अब ये जो ये जो चर्च की, क्राइस्ट पॉप की जो अथॉरिटी, जो हायरार्की को आपने हटाया है, अब सब लोगों की भीड़ में कुछ तो वो गिने चुने लोग होंगे ना जो नेतागिरी करेंगे, फिर वो अपने हाथ में सारी पावर ले लेंगे, वो सारी हायर पोजीशंस पे अपने अपने लोगों को बिठा लेंगे, है ना। तो आम आदमी की ज़िंदगी तो फिर भी वैसी ही रही। तो ये इसलिए नेगेटिव लिबर्टी है, क्योंकि वो पावर फिर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आ जाएगी, तो किसी को एक्चुअल में आज़ादी मिली ही नहीं। तो क्लासिकल लिबरलिज्म एक हायरार्की था जिसको तोड़ा गया फ्री ट्रेड के लिए, टैक्सेस को हटाने के लिए, बैरियर्स को हटाने के लिए, लोगों को आज़ाद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव लिबर्टी है, ठीक है। इसका ऑपोजिट है पॉजिटिव लिबर्टी। वहाँ पे अभी हमने पढ़ा क्लासिकल लिबरलिज्म में स्टेट का जीरो कंट्रोल था, यहाँ पे पूरा कंट्रोल ही स्टेट का है। वेलफेयर स्टेट यानी कि अच्छा राज्य जो लोगों के हित के लिए काम करेगा, ठीक है। पॉजिटिव लिबरलिज्म या फिर वेलफेयर स्टेट एक ऐसा कंसेप्ट है गवर्नमेंट का जहाँ पे जो स्टेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है लोगों की इकोनॉमिक सोशल वेलबींग को। यानी कि वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने सिटीजन्स के बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। A welfare state is based on the principle of equality of opportunity and equitable distribution of wealth. एक welfare state एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर कोई इक्वल है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का। साथ ही साथ ये फोकस करते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऐसे लोग हैं जो अनेबल हैं, जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करेगी। यानी कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो सक्षम नहीं है अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अचीव करने के लिए, वहाँ पे सरकार पहले उनके लिए काम करेगी और बाकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का और हर चीज़ का। सो इस सिस्टम के अंदर, अंडर दिस सिस्टम, द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सिटीजन को प्रोटेक्ट करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो वेलफेयर स्टेट करता है, जैसे कि लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ को, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, एक्सटर्नल इन्वेजन से उनको बचाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना,
दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिश्ते निभाना, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना, एजुकेशन को लेके पॉलिसी वगैरह बनानी और एजुकेशन स्प्रेड करना, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना, पॉवर्टी ख़त्म करना, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना एंड सो ऑन। ये सारे काम हैं एक वेलफेयर स्टेट के, जो कि वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि गैप ख़त्म होता है रिच एंड पुअर का। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टेरियनिज्म। अब मैं आसान भाषा में बताऊँ। क्वेश्चन 6 हमने जो पढ़ा है क्लासिकल लिबरलिज्म, वहाँ पे सरकार का जीरो कंट्रोल था, ठीक है, प्रॉपर एकदम कंप्लीट इंडिविजुअल के पास लिबर्टी थी। अभी हमने जो 7th क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपका सब सरकार के हाथ में होता है, वो इक्वालिटी लेके आती है। अब इसके अंदर उन दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इंडिविजुअल कंट्रोल ज़्यादा है बट सरकार के पास भी कुछ कंट्रोल है, ठीक है। लिबर्टेरियनिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मानना है एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए, यानी कि जो एक इंडिविजुअल है उसके पास मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन सरकार का भी वहाँ पे मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए। इट सेज पीपल शुड बी फ्री टू मेक देयर ओन चॉइसेस, यानी कि लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी चॉइसेस खुद से चूज़ कर सकें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें, एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म अदर्स, लेकिन जब तक वो औरों को हर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब तक आपका कोई एक्शन किसी दूसरे के लिए कुछ नुकसान का कारण नहीं बनता, जब तक आप किसी और दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हो, हर्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। अदरवाइज फिर गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरफेयर करना पड़ेगा। इट सपोर्ट्स, इसके अंदर ये डिमांड करते हैं फ्री मार्केट्स की, प्राइवेट प्रॉपर्टी की, पर्सनल लिबर्टी की और लिमिटेड गवर्नमेंट की, यानी कि सरकार का रोल है बट लिमिटेड है, ठीक है। द आइडिया ऑफ लिबर्टेरियनिज्म वर मेनली डेवलप्ड बाय जॉन लॉक जो कि इंग्लिश फिलोसोफर हैं, 17वीं सेंचुरी के अंदर ये आइडिया लेकर आए थे। कुछ और थिंकर्स हैं जिन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया और एक्सपेंड किया, और वो लोग हैं एडम स्मिथ, फ्रेडरिक हेक और रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। अब जो लिबर्टेरियनिज्म है ये एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया है जो कि अगेन वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को मानता है लेकिन कम, और इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए ज़्यादा। तो यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड ओनली प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, गवर्नमेंट का काम है सिर्फ लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ना कि लोगों के डेली लाइफ और बिजनेस में इंटरफेयर करना। यानी टैक्स वैक्स मत लगाओ लोगों के ऊपर, सिर्फ प्रोटेक्ट करो उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को, और डेली लाइफ और बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दो। तो जो लिबर्टेरियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इन शॉर्ट लिबर्टेरियनिज्म का मतलब होता है ज़्यादा फ्रीडम मिलना इंडिविजुअल्स को और कम पावर देना सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स का आइडिया है जो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी है। इसके अंदर ये बताते हैं कि कैसे जो इकोनॉमिक कंडीशन और मटेरियल थिंग्स है, लैंड, फैक्ट्री, टूल, ये हमारे समाज को शेप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो कुछ ऐसा हो जहाँ पे सारी पावर अंबानी, अडानी जैसे जो रिच वर्ग है, अल्ट्रा रिच वर्ग है, उनके हाथ में दे दी जाए, तो वो सरकार को रन करेंगे, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, ऐसे लॉ बनाएंगे जो सिर्फ उनके ही फेवर में हो। तो यहाँ पे गरीब लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और मटेरियल थिंग्स हैं, यानी कि लैंड, फैक्ट्री और टूल्स हैं, ये हमारी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को और आइडियाज़ को शेप करते हैं। यानी कि अमीर लोग सरकार को फंड कर रहे हैं तो सरकार भी हर पॉलिसी और लॉ ये लेकर आएगी कि लोगों का भला कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में खुद का ही भला कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इथेनॉल वाला, अगर आपको उसकी बैक स्टोरी पता है तो, ठीक है। द वे पीपल प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स, द इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड्स हाउ पीपल लिव, थिंक एंड बिहेव। स्टेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की कुछ स्टेजेस उन्होंने बताई है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो ह्यूमन हिस्ट्री है बहुत सारी स्टेजेस उसमें आई हैं। जब जब लोग अवेयर हुए हैं तब तब उन्होंने सोशल चेंज किया है, समाज में बदलाव किया है। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर लोग अवेयर हुए कि अच्छा हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या अमीर लोग मिलके, तो सोशलिज्म आया, और फिर कम्युनिज्म आया। तो हर स्टेज चेंज जो होती जा रही है। वेयर पीपल स्ट्रगल ओवर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल का मतलब है हमारे समाज के अंदर दो क्लास हैं, रिच है, पुअर है, ओनर है, वर्कर है। इनके बीच में जब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब तब समाज में हमें कोई नया बदलाव देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब है इकोनॉमिक लाइफ शेप्स एवरीथिंग एल्स इन सोसाइटी। इन शॉर्ट सबसे पहले इकोनॉमी आती है, उसके बाद आइडियाज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला है मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, दूसरा है क्लास वॉर, तीसरा है जॉर्ज लुकास ऑन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। पहला है मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स का ये आइडिया है, जहाँ पे आप कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करते हो, उठा के फेंक देते हो, और सोशलिज्म को लेके आते हो जहाँ पे जो पावर है वो गवर्नमेंट या पब्लिक के हाथ में होती है, जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है,
तो सोशलिज्म एज अ सिस्टम वेयर वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल पीपल, नॉट जस्ट ओन बाय फ्यू रिच पीपल, जहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनको कोई रिच लोग नहीं ओन कर रहे हैं, सब के बीच में इक्वल है। द गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी कंट्रोल फैक्ट्री लैंड एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है, वो कंट्रोल करती है फैक्ट्री लैंड और इंडस्ट्रीज को, ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई अमीर गरीब का कोई सिस्टम नहीं है। तो सोशलिज्म में हमारा गोल है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। बिलीफ मानना ऐसा है जिससे कि कॉपरेशन बढ़ेगा और कंपटीशन खत्म होगा। सिर्फ रिच लोग अगर सरकार चलाएंगे तो वो हमेशा कंपटीशन में लगे रहेंगे, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब यही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, पब्लिक के हाथ में पावर रहना, रिच और पुअर का गैप खत्म होना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास वॉर। क्लास वॉर का मतलब देखो सेम अभी जो हमने पढ़ा है, इसके बस अलग अलग नाम है। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी डिवाइड है रिच और पुअर में, यानी कि रिच लोगों में और वर्कर्स में। तो जब जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब जब टेंशन पैदा होती है, जब जब जो वर्किंग क्लास है वो अवेयर होती है कि अच्छा हमें एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, ये अमीर लोग मिलकर हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तब तक क्या होता है, समाज में बदलाव आता है। द स्ट्रगल कैन ब्रिंग सोशल चेंज और इवन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म हमेशा रेवोल्यूशन से आता है, ठीक है। सो क्लास वॉर का मतलब है फाइट बिटवीन द रिच एंड पुअर फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। लास्ट है जॉर्ज लुकाक्स ऑन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, जॉर्ज लुकाक्स ऑन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब ये भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जैसा ही है, बट क्योंकि यहाँ पे थिंकर का नाम अलग है तो उन्होंने वर्ड्स भी थोड़े बदल दिए, राइट। अगेन सेम चीज़, आप कहोगे मैम इतनी सेम चीज़ें तो रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि ये किन्हीं नामों से आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैम ये नहीं पढ़ाया था, है ना, पढ़ा हमने सब कुछ है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी हम सब कुछ कवर करेंगे, एग्जाम में हमें क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। जॉर्ज लुकाक्स एक हंगरी के मार्क्सिस्ट थिंकर है, हंगरी में रहने वाले मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। वो कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर चेंज आना थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस मैटर करती है। जब ह्यूमंस अवेयर हो जाते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो आवाज़ उठा सकते हैं, तो बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो एक शू फैक्ट्री थी, वहाँ का ओनर अपने प्रॉफिट के लिए इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि अच्छा हम गरीब लोग हैं, लंबे समय तक काम कर लेंगे, सरकार यानी कि जो भी वहाँ के ओनर है वो हमें गाली भी दे रहे हैं, तो ठीक है ना। तो जब तक ये ऐसा चलता रहेगा तो ये दबते रहेंगे और इनके ऊपर जो वो डोमिनेंट क्लास है, रिच क्लास, वो अपना काम करती रहेगी। लेकिन जब इनको अवेयरनेस आ जाएगी, जब ये अवेयर हो जाएंगे तो ये समाज में बदलाव लेके आएंगे। तो ये कार्ल मार्क्स के आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वही हमारे समाज को शेप करती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि लोगों की थिंकिंग और एक्शंस भी वहाँ पे काम आए, यानी कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, वर्किंग क्लास को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो क्या करेंगे, फिर वो कैपिटलिज्म को उठा के फेंक देंगे और सोशलिज्म को लेके आएंगे जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आप तक अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो जल्दी से कर लो, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडी और टेक।